हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मानव के परिवहन तंत्र की संरचना और उसकी कार्यविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव के परिवहन तंत्र में जानेंगे कि हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव में रुधिर परिवहन तंत्र और मानव में रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले इसके भागों को जान लेते हैं। मानव में रुधिर परिवहन तंत्र में कौन कौन से पार्ट सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार से हैं। तो हमें मानव का संवहन तंत्र भी कह सकते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं, ठीक, और रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले भाग में हम इसे देखेंगे। इसमें हार्ट इसमें सम्मिलित है, इसके बाद रक्त नलिकाएं इसमें सम्मिलित है। रक्त नलिकाओं में दो प्रकार की नलिकाएं इसमें सम्मिलित रहेंगी, एक तो धमनी, दूसरे नंबर पर इसमें सिरा रहेगी। इसके बाद वहन माध्यम रहेगा। वहन माध्यम का तात्पर्य ये कि किस प्रकार से ये वहन करते हैं, काय के अंदर ये वहन करेंगे पदार्थ रक्त। तो वहन माध्यम में इसमें रक्त और लसिका दोनों वहन माध्यम की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। और धमनी सिरा के अंदर ये, और यहाँ हम देखेंगे वास्तव में सबसे पहले रक्त के स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करेंगे कि रक्त क्या है और रक्त कौन कौन से घटकों से मिलकर बना है। रक्त के बारे में हम जान लेते हैं कि रक्त कौन कौन से घटकों से मिलकर बना हुआ है। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है जो सभी प्रकार के ठोस अवयव या द्रव अवयवों को वाहक करने का काम करता है, उचित स्थान तक उन्हें ले जाने का कार्य करता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह सभी भोज्य पदार्थों को उनकी कोशिका स्थल तक पहुंचाता है तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों की कुपिकाओं तक पहुंचाने का मुख्य काम करता है। आइए देखते हैं कि रक्त कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना होता है। रक्त में ठोस अवयव के रूप में जो पाए जाती हैं वो वास्तव में रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो रक्त में ठोस अवयव के रूप में पाई जाती हैं। ठोस अवयव के रूप में पाई जाने वाली रक्त कणिकाओं के बीच में चर्चा करेंगे। और रक्त का दूसरा पार्ट होता है या दूसरा भाग होता है द्रवीय अवयव, अर्थात यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट जान लेते हैं, ठोस अवयव और रुधिर कणिकाएं। जो ठोस अवयव के रूप में रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, तो रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी हैं और ये किस प्रकार का कार्य करती हैं। तो नंबर 1 पर दी गई हैं, जो हम देखते हैं नंबर 1 पर दी जाने वाली रक्त कणिकाएं के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर रक्त कणिकाएं दी गई हैं जिनमें कि सम्मिलित हैं लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जानते हैं कि इनका लाल रंग क्यों होता है। लाल रंग होने का प्रमुख कारण है उनका कि ये वास्तव में लाल रंग की होती हैं हीमोग्लोबिन के कारण, जिन्हें हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं को हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी में आपको इनका पूरा नाम बता देता हूँ। रेड, वी से आएगा ब्लड, सी से आएगा कार्पल्स। तो रेड ब्लड कार्पल्स इनका नाम है, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं इनको कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इन्हें आरबीसी के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है मैं बताऊंगा आपको। आरबीसी का मुख्य कार्य यहाँ आप देख पाएंगे कि आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना आरबीसी का मुख्य काम है। आरबीसी लाल रंग की होती हैं, वो हीमोग्लोबिन के कारण होती हैं। और हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है कि वह लाल रंग प्रदान करता है रक्त को। तो उसमें आयरन पाया जाता है, अर्थात Fe उसमें पाया जाता है। इनमें Fe नामक संरचना पाई जाती है, अर्थात आयरन लोहा इसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल रंग की हो जाती हैं। रक्त को लाल रंग देने का कार्य भी आरबीसी का ही है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन में वास्तव में देखो कि हीम प्रोटीन के साथ में ग्लोबिन हीम अणु के मतलब होता है आयरन का अणु इसमें पाया जाता है, और ग्लोबिन नामक इसमें प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है।
तो दो प्रकार से ये मिलकर बना है, एक तो हीम अणु जिसे आयरन का अणु बोलते हैं, ग्लोबिन इसमें प्रोटीन होती है तो वो उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, यह रक्त को लाल रंग देने का कार्य करता है। हम ये भी देखेंगे वास्तव में कि यह किस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। पहले हम दूसरे नंबर पर देख लेते हैं, दूसरे नंबर की कणिकाओं के बारे में जान लेते हैं। दूसरे नंबर की कणिकाओं पर आती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं को हम एक और नाम से जानते हैं जिन्हें हम WBC भी हम इन्हें कहते हैं, इन्हें हम WBC के नाम से भी जानते हैं। ये WBC का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम वास्तव में अर्थ में समझ जाएं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाइट, बी से आएगा ब्लड, और सी से आएगा कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक, तो ये श्वेत रक्त कणिका कहलाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को एक और नाम से भी जाना जाता है जिन्हें हम भक्षाणु कणिकाएं के नाम से भी जानते हैं। भक्षाणु से तात्पर्य होता है कि रोगाणुओं से लड़ने वाली कणिकाएं और जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं हमारे शरीर से। ठीक है, तो शरीर को रोग मुक्त बनाने का मुख्य काम जो करते हैं वो वास्तव में WBC का ही होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो उनकी संख्या घटने लगती है, अर्थात रोगाणुओं को नष्ट करने में जो कम सक्षम हो पाती है, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद बात करूंगा तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आप इसमें देख पाएंगे रक्त प्लेटलेट्स बताई गई हैं। रक्त प्लेटलेट्स का अर्थात तात्पर्य है पट्टी कोशिकाएं भी इन्हें कहा जाता है, अर्थात इन्हें पट्टी कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पट्टी कोशिकाओं के नाम से भी जानी जाती हैं और वास्तव में ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मैं इनका कार्य भी आपको डिफाइन करा रहा हूँ। पट्टी कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है। महत्वपूर्ण होने का प्रमुख कारण ये है, कहीं चोट लग जाए तो चोट लगने पर यहाँ से ब्लड निकलता है, रक्त बहता है, उस जगह पर ये क्लॉट बना देती हैं, थक्का बनाने का काम करती हैं, अर्थात वहाँ पर ऐसा नेट बना देती हैं ताकि ब्लड वहाँ से निकल कर बाहर ना आ सके। तो ये क्लॉट बनाने का काम करती है, अर्थात थक्का बनाने में सहायक होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक, अब हम अगले दूसरे द्रव्य अवयव के बारे में जान लेते हैं। ठोस अवयव के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार की कणिकाएं इसमें पाई जाएंगी, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टी कोशिकाएं या पट्टी कोशिकाएं, या अपन कह सकते हैं रक्त प्लेटलेट्स भी इन्हें कहते हैं। अब देखेंगे हम द्रव के अवयव। द्रव के अवयव हैं जो कि प्लाज्मा के रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा वास्तव में देखी जाए तो एक पीले रंग का तरल द्रव होती है जो रक्त में पाई जाती है। इस तरल द्रव में आपको 90% जल मिलता है, अर्थात यहाँ पर प्लाज्मा में 90% तक जल पाया जाता है तथा ये शेष अवयव इसमें जैविक होती है, जैसे प्लाज्मा है, प्रोटीन है, एल्यूमिन है, ग्लोबुलिन है। अजैविक तत्व में खनिज तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले कणिकाओं के कार्यों को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम हार्ट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं के कार्य को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ साथ ये हृदय संरचना चित्र है। हृदय संरचना चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे मुख्य भाग मैं आपको यहाँ से चालू करता हूँ कि ये इसे मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड करता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 4 भाग हैं। ये आधा ऊपर वाला भाग है और आधा नीचे वाला भाग है। ये 2 पार्ट्स हो गए। 2 पार्ट्स को भी मैं 2 और पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे। एक भाग ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा भाग ये है इसका, और चौथा भाग ये है। इस प्रकार से हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। मानव के हृदय में 4 कक्ष मिलेंगे। 4 कक्ष में से जो पहला कक्ष होगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वह दायां आलिंद कहलाएगा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर जो कक्ष है वह बायां आलिंद कहलाएगा। तीसरे नंबर पर जो कक्ष है वो दायां नीले कहलाता है और चौथे नंबर पर जो कक्ष दिया गया है वह बायां नीले कहलाएगा। इस प्रकार से 2 आलिंद हैं और 2 नीले हैं, और एक साइड दायां है और एक साइड बायां है, अर्थात लेफ्ट और राइट साइड में 2 पार्ट्स बटे हुए हैं। ठीक है,
अब इनको आगे हम समझ लेते हैं किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। यहाँ हमको ये अग्र महाश्रा दिखाई दे रही है। अग्र महाश्रा होती है वो शरीर के अगले सिरों से अर्थात शरीर के सिर वाले पोर्शन से गर्दन वाले हिस्से से रक्त को लाकर यहाँ पर डालने का कार्य करती है। रक्त भी कौन सा आएगा? रक्त जो आएगा वास्तव में वो CO2 जनित रक्त होगा, जिसमें कि CO2 मिली होगी। ऐसा रुधिर जिसमें CO2 घुली हुई है अर्थात वह अशुद्ध रक्त होगा, जिसे हम कहते हैं नीले रंग का रक्त होगा, जो सिराओं में बहता है। सिराएं नीले रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए ये नीले कलर से प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम पश्च महाश्रा। जो पश्च महाश्रा होती है वो शरीर के पिछले हिस्सों से रक्त लाने का कार्य करती है अर्थात बॉडी के नीचे वाले हिस्सों से रक्त लाकर यहाँ पर डालती है। यह रक्त भी वास्तव में CO2 युक्त रक्त होता है। ये कोशिकाओं से निकलने वाली CO2 इसमें मिली होती है। कोशिकाओं में CO2 वास्तव में एक श्वसन क्रिया के द्वारा ही उपरांत ही उत्पन्न हो पाती है, जिसके कारण जो CO2 बनती है वह RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर रक्त के माध्यम से स्राव से होती हुई इस दाएं आलिंद में आकर डाल दी जाती है। इसी प्रकार से दाएं आलिंद के बाद मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको एक संरचना जो नज़र आ रही है वह संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। ये संरचना का नाम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व इसमें होते हैं दायां आलिंद में और दायां नीले के बीच में ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, जिस सिरे को बंद भी कर देते हैं, जिसके कारण इसका नीला रंग उस समय पर इसमें प्रवेश नहीं कर सकता अर्थात रक्त नीला रंग वाला रक्त या अपन कहें कि CO2 युक्त रक्त वापस आलिंद में प्रवेश नहीं कर सकता। जब आलिंद वास्तव में संकुचित होते हैं और नीले फैल जाते हैं तब तो यहाँ पर प्रवेश करेगा। जब नीले सिकुड़ेंगे तो उस समय इसकी क्रिया रिवर्सिबल होने से ये रोक देता है और ये वास्तव में बंद हो जाते हैं। और जब ये बंद होते हैं, जब नीले सिकुड़ा होता है, दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह नीले रंग का रक्त अर्थात CO2 जनित रक्त वास्तव में इस पल्मोनरी धमनी में प्रवेश कर जाता है। यो आपको दिखाई दे रही है नीले रंग की, इस पल्मोनरी धमनी में प्रवेश कर जाता है, ना कि ऊपर की ओर प्रवेश करेगा बल्कि पल्मोनरी धमनी में प्रवेश कर जाता है। ये दो भागों में बटी है, एक राइट हैंड साइड की पल्मोनरी धमनी होगी और एक लेफ्ट हैंड साइड की पल्मोनरी धमनी है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पल्मोनरी धमनी है वास्तव में वो लेफ्ट फेफड़े को जाती है और राइट हैंड साइड की जो पल्मोनरी धमनी है वो वास्तव में राइट हैंड साइड के फेफड़ों को प्रवेश करती है, रक्त को ले जाने का काम करती है शुद्धिकरण के लिए। ये इनका मुख्य काम रहेगा। हम बात करेंगे अब दूसरे पोर्शन की, जिसमें कि आपको दिखाया गया है पल्मोनरी सिरा। तो पल्मोनरी सिरा यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है। पल्मोनरी सिरा के बारे में मैंने बताया था आपको कि पल्मोनरी सिरा वास्तव में फेफड़ों की कुपिकाओं से शुद्ध रक्त लेकर आती है। ये शुद्ध रक्त लेकर आएगी, वह शुद्ध रक्त वास्तव में बायां आलिंद में डाल दिया जाता है। और यह शुद्ध रक्त जो होता है उसमें होता क्या है, उसमें वास्तव में देखा जाए तो Hb के साथ में ऑक्सीजन मौजूद होता है, अर्थात अब वह पूरी तरह ऑक्सीजन के साथ में है तो वह शुद्ध हो जाता है, अर्थात उसका रंग लाल हो जाता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर वापस लौटता है। यह रक्त जैसे ही बायां आलिंद में आता है, बायां आलिंद में आता है तो बायां आलिंद इस समय फैलना चालू करता है और फैल के समय वहाँ पर ये वाल्व बंद रहता है इस समय, और जब ये सिकुड़ना प्रारंभ करता है तब इसका वाल्व खुल जाता है और बायां नीले फैलना प्रारंभ करता है। जब बायां नीला फैलना प्रारंभ करता है तो ये वास्तव में लाल रंग का जो रक्त है वह वास्तव में कहाँ प्रवेश करता है, बायां नीले में प्रवेश करता है। और बायां नीले जब सिकुड़ने का प्रयास करता है तो ये द्वि या बाइकास्पिड वाल्व जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नाम मैंने लिखा है, बाइकास्पिड वाल्व जो होता है बंद हो जाता है, अर्थात ब्लड फिर ऊपर की ओर नहीं जा सकता, बल्कि ऊपर की ओर बायां आलिंद में प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि यह प्रवेश करता है फिर महाधमनी में। जी मैंने ब्लैक तीर के निशान से इसे प्रदर्शित किया है। फिर महाधमनी में ये रक्त जाता है और महाधमनी से ये रक्त होता हुआ शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से शुद्ध रक्त का वितरण महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में कर दिया जाता है।
और यही रक्त के वितरण का कार्य है। यहाँ पर रक्त की जो पंप का कार्य है, वास्तव में हृदय में रक्त का पंप का कार्य सबसे पहले इस प्रकार से होता है कि पूरा ऊपर वाला पोर्शन, जिसे मैं आपको बताना चाहूँ तो ऊपर वाला पोर्शन पहले सबसे पहले जो होंगे आलिंद वाला भाग संकुचित होगा, इसके बाद निचला वाला भाग होगा। जब आलिंद संकुचित होंगे तो नीले फैल रहे होंगे, उस समय नीलों में दायां आलिंद से दायां नीले में अशुद्ध रक्त जाएगा, बायां आलिंद से बायां नीले में शुद्ध रक्त प्रवेश करेगा। इसके बाद सिकुड़ने की बारी आएगी आलिंद की और नीले की आएगी। इसके बाद नीले की आएगी फैलने की बारी। जो हम देख रहे हैं तो आलिंद जब सिकुड़ रहे होंगे तब नीले फैलेंगे और नीले फैले जाएंगे तो उनमें रक्त भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आलिंद सिकुड़ेंगे, जब आलिंद सिकुड़ते हैं तब नीले में रक्त आ जाता है। अब नीले जब सिकुड़ेंगे तो वास्तव में आलिंद फैलेंगे, लेकिन नीलियों से रक्त आलिंद में प्रवेश न कर कर दायां नीले से रक्त जाएगा पल्मोनरी धमनी में और बायां नीले से जाएगा महाधमनी में रक्त प्रवेश कर जाता है। जिस समय आलिंद सिकुड़ते हैं उस समय नीले फैलने लगते हैं और जिस समय नीले सिकुड़ते हैं उस समय आलिंद फैलने लगते हैं। तो ये जस्ट इनके उल्टा अपोजिट होता है। यहाँ आप देख पाएंगे कि ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही फुफ्फुस फेफड़े हैं, फेफड़ों पर रक्त को शुद्धिकरण के लिए कौन लाता है? तो फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी जो मैंने अभी आपको बताई थी, नीले रंग की पल्मोनरी धमनी है, दो पार्ट्स में बट गई थी। तो एक वो दायां फेफड़े को लाती है और एक बायां फेफड़े को लाती है। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले और ये बायां नीले। इस डायग्राम के थ्रू आपको जो बताया गया है किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण इनमें होता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे मुख्य बात है कि यहाँ पर ये डायग्राम जो बताया गया है वहाँ से यहाँ देखेंगे आप, ये एरो के निशान लगाए गए हैं। उसका तात्पर्य यह है कि ये बी ऑक्सीजनित रुधिर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जनित रुधिर फेफड़ों पर जाता है शुद्ध होने के लिए, और शुद्ध होकर फेफड़ों से वास्तव में पल्मोनरी सिरा द्वारा या फुफ्फुसी सिरा द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर को लाकर बायां आलिंद में डाल दिया जाता है। जिन्हें हम कहेंगे बी ऑक्सीजनित, ये ऑक्सीजनीकृत रुधिर कहेंगे जिसे हम, ठीक, ये गलत है, इसमें बी लगा है। तो यहाँ पर बायां आलिंद में ये डाल दिया है। बायां आलिंद से यह रुधिर जाता है फिर बायां नीले में, बायां नीले से फिर यह रुधिर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से निकलता है, कन्वे होने के बाद कन्वे हो गया, महाधमनी में जाएगा प्रभावित होकर। महाधमनी से जी ऑक्सीजनित रुधिर है वह वास्तव में ऑक्सीजनित रुधिर कहाँ जाएगा? शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश कर दिया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों में क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया में आप देख पाएंगे जो ग्लूकोज होता है वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये ग्लूकोज होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज में टूट जाता है। यहाँ आप देखेंगे 6CO2 H2O प्लस एनर्जी जहाँ पर बनती है। तो जो CO2 जो बनेगी जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और जो CO2 हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसे फिर महाशिरा पकड़ती हैं रक्त को, और ये महाशिरा इस रक्त को लेकर वास्तव में शरीर हृदय के दायां आलिंद में डाल देती हैं। ये एक चक्र है जो इस प्रकार से कार्य करता है। जो मैंने अभी चित्र के माध्यम से समझाया था वही रेखा चित्र के माध्यम से इसमें बताया गया है। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रक्त में एक साथ दो प्रकार का रुधिर आता है। एक तो अशुद्ध रुधिर आता है यहाँ पर, और दूसरा जो रुधिर आता है बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है। यहाँ आएगा शुद्ध रक्त और यहाँ आएगा अशुद्ध रक्त। दोनों प्रकार का रक्त एक साथ हृदय में आता है, ठीक। इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, क्योंकि दोनों प्रकार के रक्त को एक साथ प्रवाहित किया जाता है, एक साथ पंप करने की क्षमता हमारे हृदय में होती है। इसीलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ हम आरबीसी के कार्य को समझ लेते हैं, किस प्रकार से एक आरबीसी कार्य करता है। ये आरबीसी है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में मंदता न दर्शाते हुए किसी कोशिका में यदि मौजूद किसी कोशिका से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जाकर कोशिका की सतह पर विसरण क्रिया द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। कोशिका में विसरण की क्रिया द्वारा मुक्त हो जाता है। ठीक, तो कोशिकाओं में विसरण क्रिया द्वारा जब मुक्त हो जाएगा तब यहाँ पर हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ प्रवेश करने के साथ साथ ही कोशिकाओं में ही वास्तव में ऑक्सीजन जो होता है वह जो फ्री हुआ है हीमोग्लोबिन, इस फ्री हीमोग्लोबिन में विसरण क्रिया द्वारा साथ में ऐड हो जाता है। तब हम यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे HbO2 यहाँ पर हो गया है। अब वास्तव में आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजनित है, अर्थात इसे हमने बोल दिया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। तो ये आरबीसी कोशिकाओं में अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा इस आरबीसी कोशिका के साथ में, और ये आरबीसी कोशिकाएं रक्त के बहने के प्लाज्मा के माध्यम से वास्तव में इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर रक्त के पल्मोनरी सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश कराती हैं। किसके माध्यम से जाता है ये? फिर पल्मोनरी सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। पल्मोनरी सिरा से बाएं आलिंद में प्रवेश करेगा, मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल में प्रवेश करता है। लेफ्ट ऑरिकल से ये फिर वास्तव में लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जाएगा महाधमनी में, और महाधमनी से सभी भागों में बांट दिया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक इसे पहुंचा दिया जाता है। कोशिकाओं में आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वास्तव में फिर यहाँ से श्वसनिका ट्रेक्यूल से श्वसनिका से होती हुई वास्तव में कंठ से, फिर कंठ से ग्रसनी से होती हुई नासा छिद्र से बाहर कर दी जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर वातावरण में मुक्त हो जाती है। वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं हर बार की तरह कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको पेज टू पेज चैप्टर टू चैप्टर वीडियो मिलने वाले हैं विज्ञान विषय के कक्षा 10 में। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।